तो आज तारीख है 30 अगस्त और 30 अगस्त के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको आज हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मिशन वात्सल्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने जो विधवाओं के लिए, विडोज के लिए 18 अलग अलग स्कीम्स चल रही थी महाराष्ट्र में, उन सबको जोड़ के एक स्कीम बना दी है मिशन वात्सल्य नाम से, जिसमें उनके रहने से लेकर उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वगैरह पहुंचाए जाते हैं, डीबीटी, उन सबको जो अलग अलग स्कीम चल रही थी उन सबको मिला के एक मिशन नाम दे दिया गया है मिशन वात्सल्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य सरकार द्वारा पराली ना जलाने मतलब स्टबल बर्निंग ना करने के लिए इंसेंटिव देने की बात कही गई है। इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब में हम देखते हैं कुछ दिनों बाद जब फसल कट जाती है तो सबसे चीपेस्ट वे होता है अपने खेत को साफ करने का कि वो बचे हुए जो दूड़ है फसल के उन सबको जला दिया जाए, उन्हें पराली कहा जाता है। तो उन सबको ना जलाएं किसान, इस वजह से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है बाय द वे, कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये सब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और ये सब ना हो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग इंडस्ट्रियल तरीके से अपनी पराली को ख़त्म करवाएंगे उनको पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो दैट्स ऑल, इसका सही आंसर है पंजाब। बाय द वे अगर हम थोड़ी पराली की बात करें तो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का हर साल हमें मुनाफा निकल सकता है अगर हम अपनी जो पराली किसानों के द्वारा जला दी जाती है उसको सही तरीके से फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करें, या उनसे पोटेशियम के रूप में इस्तेमाल करें, या उस पराली को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि T20 में 7 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है। इसके ऑप्शन है पहला फ्रेडरिक, दूसरा एलिस पेरी, तीसरा एमा लैम्ब और चौथा डैनी वॉइट। इसका सही आंसर है पहला फ्रेडरिक। ये पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने T20 में 7 विकेट लिए हैं। और बाय द वे जो अपोनेंट टीम थी फ्रांस, उसको पूरी टीम को 33 रन पे ही सिमट के रख दिया था। तो इसका सही आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनमें से किस कंपनी द्वारा अपनी समाचार सेवा भारत में बंद कर दी गई है। पहला है गूगल न्यूज, दूसरा है याहू न्यूज, तीसरा है द गार्डियन और चौथा है रेडिट न्यूज। इसका सही आंसर है दूसरा, याहू न्यूज। याहू के द्वारा भारत में जो याहू न्यूज अलग से एक कंपनी चलाई जाती थी उसको पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया है और इसको धीरे धीरे करके इंडिया में खत्म करने की बात कह दी गई है। बाय द वे 2017 में जब व्यंजन ने याहू को खरीद लिया था तभी से याहू लगातार उसके मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन होता जा रहा है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि तब से ही याहू की एक एक करके सारी सर्विसेज बंद होती चली जा रही हैं हर देश में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किस खेल को ओलंपिक के लिए सपोर्ट करने की बात कही है। पहला क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा कुश्ती और चौथा बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर है कुश्ती यानी कि रेसलिंग। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में इंडियन रेसलिंग को सपोर्ट करने की बात कही है, जो कि 2032 ओलंपिक के लिए यूपी गवर्नमेंट इंडियन रेसलिंग को सपोर्ट करेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, उन राज्यों में पहली बार नॉर्थ ईस्ट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट राज्यों की लिस्ट जारी हुई है। तो उनमें नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा है। पहला पूर्वी सिक्किम, दूसरा उत्तरी असम, तीसरा नागालैंड और चौथा त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी सिक्किम। पूर्वी सिक्किम ने नॉर्थ ईस्ट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सूची में टॉप किया है। और बाय द वे नागालैंड वो राज्य है जो इस सूची में सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि समृद्ध योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। इसके ऑप्शन है पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दूसरा स्टार्टअप फंडिंग, तीसरा इंडस्ट्रीज टैक्सेस और चौथा बैंकिंग सेक्टर। तो समृद्ध योजना, जिसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सेलरेशन मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, इसको चालू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा। और यह स्कीम पूरी तरीके से
स्टार्टअप्स को फंडिंग उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, स्टार्टअप फंडिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? पहली आनंद स्कीम, दूसरी आयुष स्कीम, तीसरी सुजलाम स्कीम और चौथा समर्थ स्कीम। तो इसका सही आंसर है समर्थ स्कीम, यानी कि 4। समर्थ स्कीम के तहत अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक डाटा भी निकाला था, जिसके तहत 1500 ऐसे लोग हैं जिनको टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग वगैरह में स्किल डेवलपमेंट किया गया है और उनको अलग अलग जगहों पे जॉब्स अपनी भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। वहीं अगर हम आयुष स्कीम की बात करते हैं तो आयुष स्कीम केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जिसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। और यहीं अगर हम आनंद स्कीम की बात करें तो आनंद स्कीम LIC के द्वारा अपने एजेंट्स को उपलब्ध कराए गए मोबाइल ऐप से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुजलाम कार्यक्रम इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? पहला रक्षा मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा जल संसाधन मंत्रालय और चौथा सहकारी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है जल संसाधन मंत्रालय। सुजलाम स्कीम की बात करें तो यह ODF प्लस विलेजेस के लिए चलाई जा रही है कि जो गांव ODF प्लस है उनको अगले 100 दिन में ODF प्लस प्लस बनाना है और उनको वाटर मैनेजमेंट में और ऊपर लेके जाना है। अब ODF की बात करें तो ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। ODF उन गांवों को माना जाता है जिनमें हर जगह पर पब्लिक शौचालय उपलब्ध है और जहां पे किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति बाहर जाके मलमूत्र को त्याग नहीं करता। वहीं ODF प्लस की बात करें तो तकरीबन 80% ऐसे घर होने चाहिए गांव में जिनमें लोगों के खुद के शौचालय हैं। और ODF प्लस प्लस की बात करें तो इनमें उन विलेजेस को देखा जाता है जिनमें 95% तक विलेजेस ऐसे हैं जिनमें लोगों के घर में खुद से शौचालय है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दीपर बील, जिसे हाल में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, किस जगह पर स्थापित है? पहला गारो पहाड़ियां, दूसरा इम्फाल मणिपुर, तीसरा सूरत गुजरात और चौथा गुवाहाटी असम। तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी असम। और दीपर बील बाय द वे हमारी रामसर साइट्स में भी आता है। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो रमीज राजा को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका और चौथा भारत। इसका सही उत्तर है पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल ही में चेयरमैन बनाया गया है रमीज राजा को, और रमीज राजा पहले पाकिस्तान की तरफ से खेलते भी थे, क्रिकेटर थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? पहला विराट कोहली, दूसरा मिल्खा सिंह, तीसरा नीरज चोपड़ा और चौथा बजरंग पूनिया। इसका सही आंसर है तीसरा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने हाल ही में हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी दिलाया था एथलेटिक्स में पहला, उनके नाम पे आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदल के नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट रख दिया गया है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको एक सिल्वर जेवलिन अवार्ड भी दिया है इसी मौके पर। वहीं हम मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह हमारे यहाँ के धावक थे, विराट कोहली क्रिकेटर है और बजरंग पूनिया हमारे यहाँ के रेसलर है जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक में हमें कांस्य पदक दिलाया है। अगला क्वेश्चन है कि बनवारी लाल पुरोहित को किस केंद्र शासित प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है? पहला चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर और चौथा पौंडीचेरी। इसका सही आंसर है पहला चंडीगढ़। बनवारी लाल पुरोहित को केवल चंडीगढ़ का ही नहीं, वहीं हम देखते हैं कि तमिलनाडु और पंजाब के वो गवर्नर पहले से थे और अभी इनको दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया गया है। तो अब इनके पास में केंद्र शासित अगर पदों की बात की जाए तो 3 पद है, 2 तो तमिलनाडु और पंजाब के गवर्नर के रूप में और एक चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ईज 4.0 स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा विदेश मंत्री एस जयशंकर, तीसरा गृह मंत्री अमित शाह और चौथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर है चौथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ईज 4.0 पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनके द्वारा उनके लिए चलाई गई एक स्कीम है जिसमें उनको स्मार्ट लैंडिंग एस्पायरिंग की बात की जाए या कस्टमर के जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रोटेक्शन की बात की जाए या गवर्नेंस अच्छे से अच्छे लोगों तक पहुंचाने की बात की जाए, इन सब का ध्यान रखते हुए
किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की यूटिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और ईज 1.0 स्कीम से लेके अभी तक 4.0 स्कीम की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसा लोन जो दिया जा चुका है लोगों को बट उन्होंने वापस नहीं लौटाया, वो लगातार घटता जा रहा है। तो ये एक केंद्र सरकार की बहुत ही सफल स्कीमों में से एक है और इसका चौथा संस्करण अभी लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने साल पूरे हुए हैं? पहला 6 साल, दूसरा 7 साल, तीसरा 8 साल और चौथा 9 साल। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो यह एक बैंकिंग को यूनिवर्सल एक्सेस बनाने के लिए एक स्कीम थी, जिससे हर इंसान जो कि भारत में रहता है उसके पास में अपना खुद का बैंक खाता हो, जिससे जब सरकार कोई स्कीम चलाती है, सरकार को फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी हो लोगों में, या लोगों को पेंशन्स आदि प्रोवाइड करवानी हो, तो बिचौलियों को खत्म करने के लिए हर एक व्यक्ति के पास में उसका खुद का खाता हो, तो सरकार सीधे उसके खाते में उन पैसों को पहुंचा सके, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इस स्कीम के तहत अब तक 43 करोड़ खाते खुलवाए जा चुके हैं और तकरीबन 8 करोड़ रुपए सीधे अकाउंट होल्डर्स के खातों में पहुंचाए भी जा चुके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड, 7 साल। और आज 30 अगस्त की बात की जाए तो जितने भी एमसीक्यू हमारे एग्जाम में बन सकते हैं 30 अगस्त के करंट अफेयर से, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। धन्यवाद।